अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रोक को, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था इसकी पैथोलॉजी को, रिस्क फैक्टर्स को, वार्निंग साइंस को और काजेस को वन बाय वन। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रोक को, वेस्कुलर सिंड्रोम्स। वेस्कुलर सिंड्रोम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी वेस्कुलर एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप पहले जाकर वो लेक्चर लें, देन आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आएगी। तो बेसिकली जो मेन ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, वो प्रोवाइड कर रही होती है थ्री मेन आर्टरीज: एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर इन तीनों आर्टरीज के अंदर कहीं भी ओक्लूजन हो जाती है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस एम्बुलस की वजह से, तो जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी, और वो जो एरिया है पार्ट ऑफ ब्रेन को जिसको ये सप्लाई कर रही होंगी, उसके अंदर इस्कीमिया की वजह से जो वो मोटर फंक्शंस या फिर वो सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो वो बॉडी के लॉस हो जाएंगे। तो बेसिकली इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कौन से रीजन्स को ब्रेन के सप्लाई कर रही हैं और इनकी इनसुफिशेंसी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, लेक्यूनर स्ट्रोक्स को एंड वर्टिब्रोबेसलर आर्टरी को। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाइवा में, एमसीक्यूज में या फिर एससीक्यू में आ सकती हैं, वो आ सकती हैं एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेजर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं ब्रेन को। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो वेस्कुलर एनाटॉमी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांचेस थी? ये बेसिकली ब्रांचेस थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, ये किसकी ब्रांच थी? ये थी बेसिकली बेसिलर आर्टरी की। ठीक है, इन मेन आर्टरी को सप्लाई इनकी बताने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा इसकी एनाटमी का ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, वैसे तो न्यूरो एनाटमी के अंदर आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, फोर लोब्स होते हैं ब्रेन के। इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, ये मोटर एरिया होता है जो ब्रेन का, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो है फ्रंटल लोब। देन आ जाता है प्राइटल लोब। ठीक है, इसको हम, ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है? ये सोमैटोसेंसरी एरिया। बेसिकली जितनी भी सेंसरी स्टिमुलाई वगैरह परसीव हो रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है प्राइटल लोब में। देन वो इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है फ्रंटल लोब को, जो कि जिसने आगे से क्या करवानी होती है? एग्जीक्यूट करवाने होते हैं फंक्शंस को, मोटर कंट्रोल को उसने परफॉर्म करवाना होता है। देन आ जाता है थर्ड पार्ट ऑफ द लोब, ओसीपिटल लोब। जो ओसीपिटल लोब है ये वीएन को कंट्रोल कर रहा होता है। और देन आ जाता है लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, जो टेम्पोरल लोब होता है ना, ये हमारी हियरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब ये जो तीन मेन आर्टरीज है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इसके अंदर आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, ये सप्लाई कर रही होती है मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन को, फ्रंटल लोब को एंड सम पार्ट ऑफ द प्राइटल लोब को। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रांचेस दे रही होती हैं। ये बेसिकली आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, ये मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, सम पार्ट ऑफ द प्राइटल लोब को एंड ओसिपिटल लोब को ये सप्लाई कर रही होती है, एंड कुछ आ जाते हैं इसके अंदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और देन आ जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये सप्लाई कर रही होती है लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मीनिंग क्या है इसका? कि टेम्पोरल लोब को एंड सम पार्ट ऑफ द ओसिपिटल लोब को। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाती हैं। देन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे
हमारे पास होता है सिंगुलेट गायरस और कार्पस कैलोजम। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। जो कार्पस कैलोजम है ना, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जितने भी ट्रैक्स आ रहे होते हैं बॉडी से, वो यहाँ पे कार्पस कैलोजम में आके उनकी डीकसेशन होनी होती है। अब डीकसेशन का क्या मतलब होता है कि जो राइट साइड ऑफ बॉडी से ट्रैक्स आ रहे होंगे वो बेसिकली जाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि उनकी डीकसेशन हो जाएगी, वो जाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से ट्रैक्स आ रहे होंगे वो जाएंगे, वो यहाँ पे आकर डीकसेट होंगे और वो जाएंगे मिडियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसलिए अगर तो राइट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज्ड हुई है तो इसका मतलब है कि उसको किस ब्रेन के एरिया में इंजरी हुई है, लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हुआ है या फिर हेमीप्रेसिस हुई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्योंकि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है उसको कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जो डोमिनेंट होता है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। इसलिए जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसको राइट साइड ऑफ दी जो बॉडी है उसके अंदर मोस्टली वो पैरालाइज्ड होती है और हेमीप्रेसिस होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बेसिकली इस वजह से हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस और कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी लॉस हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हो रहा है कार्पस कैलोजम के अंदर इन ट्रैक्स की डीकसेशन की वजह से। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मोटर ह्यूमनकुलस को। इसको आपने पहले भी फिजियोलॉजी में भी स्टडी किया होगा और न्यूरोएनाटॉमी में भी। तो बेसिकली मोटर ह्यूमनकुलस क्या होता है कि बॉडी की प्रेजेंटेशन ब्रेन में क्या है उसको हम कहते हैं मोटर ह्यूमनकुलस। फॉर एग्जांपल ये मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ ब्रेन का। तो ये जो ब्रेन का पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा होता है मोटर मूवमेंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसमें क्या आ जाती हैं, फुट आ जाती हैं, लेग्स और हिप्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो मिडियल पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर है, फ्रंटल लोब है, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं मोटर मूवमेंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी को। ठीक है, देन आ जाती है पैराइटल लोब। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा होता है मोटर मूवमेंट्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। ठीक है, फेस में आईज, नोज, लिप्स, टीथ, ठीक है, फेरिंग्स वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये कंट्रोल कर रहा होता है मोटर मूवमेंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। और ये जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसमें पैराइटल लोब आ जाता है ये कंट्रोल कर रहा होता है मोटर मूवमेंट्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। देन हमने डिस्कस किया था ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब जो होता है ना ये कंट्रोल कर रहा होता है विजन को। ठीक है, मतलब कि ये हमारी आईज को कंट्रोल कर रहा है। और देन हमने डिस्कस किया था टेम्पोरल लोब जो कि कंट्रोल कर रहा था हमारी हियरिंग को, टेम्पोरल लोब। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आर्टरीज जो है वो सप्लाई कर रही हैं, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो मिडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसको, और जो फ्रंटल लोब है, और सम पार्ट ऑफ द जो पैराइटल लोब है ना इसको कंट्रोल कर रहा है। कौन सी आर्टरी कंट्रोल कर रही है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में सिंड्रोम हो जाता है ड्यू टू
थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो ये क्या करेगी, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन की जो वेस्कुलर सप्लाई है उसको कंप्रोमाइज कर देगी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरॉन्स डाई होने लग पड़ेंगी, और ये जो ब्रेन का ये पार्ट फंक्शंस जो कंट्रोल कर रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी के, फॉर एग्जांपल मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी की, तो वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम होता है तो इसके अंदर जो मूवमेंट्स लॉस होंगी, पैरालिसिस हो जाएगा, वो लोअर एक्सट्रीमिटी का होगा। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी वो सप्लाई कर रही थी सम पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को और सम पार्ट ऑफ और प्राइटल लोब को, ज्यादा पोर्शन प्राइटल लोब का कवर कर रही थी, और देन आ जाती है सम पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल लोब को। ठीक है, ये आ जाती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम हो जाता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की वजह से ओक्लूजन हो जाती है इस आर्टरी की, तो ये ब्लड सप्लाई जो प्रोवाइड कर रही है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, और ये जो ब्रेन का पार्ट है ये जो मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है अपर एक्सट्रीमिटी की और फेस के जो मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, अगर तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का सिंड्रोम होगा। ठीक है, ये कौन सी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और इसी तरह हमने डिस्कस किया था जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो सम पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब को और ऑसिपिटल लोब को सप्लाई कर रही थी। ये कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वीएन लॉस हो जाएगी, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इन 3 मेजर आर्टरीज की, क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड। अगर इनके अंदर कोई भी ओक्लूजन हो जाती है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, तो ये जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसकी वेस्कुलर इंसुफिशियंसी की वजह से वो जो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन का पार्ट वो लॉस हो जाएंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं अब अंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। अंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और ये सप्लाई ब्रेन के किसी एरिया को कर रही है, मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल प्लस प्राइटल लोब को। ठीक है, इसके अलावा ये सप्लाई कर रही होती है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, बेसल गैंग्लिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द ब्रेन। बेसल गैंग्लिया के कौन कौन से पार्ट्स को, कॉर्डेट न्यूक्लियस को एंड इंटरनल कैप्सूल को। ठीक है, देन ये सप्लाई करती है एंटीरियर फॉर्निक्स को एंड कार्पस कैलोसम को। तो ये बेसिकली एज सच ही आपने इनको याद करना है कि ये कौन कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अगर तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम हो जाता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म और एनी अदर पैथोलॉजी, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा क्लिनिकली, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स डैमेज होंगे और कौन से
साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डैमेज होगा वो होगा प्राइमरी मोटर एरिया, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो फ्रंटल लोब होता है ना वो बेसिकली मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन होता है। तो ये जो है ये फ्रंटल लोब को अफेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि प्राइमरी मोटर एरिया डैमेज हो रहा है। प्लस इंटरनल कैप्सूल जो कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये दोनों डैमेज होंगे पार्ट ऑफ द ब्रेन तो क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट शो करेगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमी परेसिस हो जाएगा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, क्योंकि जो मिडियल पार्ट है ब्रेन का और जो फ्रंटल लोब है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज को मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मोटर एरिया डैमेज हो रहा है प्लस इंटरनल कैप्सूल तो इसकी वजह से क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस होगी लोअर एक्सट्रीमिटी। हेमीप्रेसिस का मतलब है कि मसल वीकनेस होंगे ज्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटी के। देन आ जाता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेंसरी एरिया। प्राइमरी सेंसरी एरिया डैमेज होगा क्योंकि ये सम पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब को भी सप्लाई कर रही थी जो कि क्या है? सेंसरी एरिया ब्रेन का। तो इसलिए अगर प्राइमरी सेंसरी एरिया डैमेज होगा तो उसकी वजह से पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस हो जाएगा, किसका? लोअर एक्सट्रीमिटी का। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने पहले यहाँ पे बताया था। बेशक यहाँ पे मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था कि यहाँ पे डीकसेशन हो रही थी, जो नर्व ट्रैक्स आ रहे थे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से उनकी डीकसेशन हो रही थी कार्पस कैलोजम में। राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो कंट्रोल कर रही है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसलिए कॉन्ट्रालेटरल हेमिसेंसरी लॉस होगा लोअर एक्सट्रीमिटी का। देन आ जाता है जो थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज होगा वो आ जाता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस। अगर ये डैमेज होगा तो क्या होगा? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। सुपीरियर फ्रंटल गायरस बेसिकली कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर और यहाँ पे होता है सेंट्रल सर्कस जिसने डिवाइड किया होता है गायरा और सर्काइस को। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये है फ्रंटल लोब है। ठीक है, और फ्रंटल लोब में 3 गायरस होते हैं। ये होता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो ये जो पोर्शन है ना इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस। तो ये बेसिकली सुपीरियर फ्रंटल गायरस, तो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है हमारी यूरिनेशन को, क्योंकि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम हो रहा है जो कि सप्लाई कर रही है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी। तो अगर उसकी डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी वेस्कुलर सिंड्रोम की वजह से इंसुफिशियंसी हो जाएगी तो सुपीरियर फ्रंटल गायरस भी कंप्रोमाइज्ड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। देन आ जाता है फोर्थ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो डैमेज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्पस कैलोजम। तो इसकी वजह से क्या होगा? इप्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, इप्रेक्सिया किसे कहते हैं? कि पेशेंट अंडरस्टैंड कर लेगा कमांड जो भी हम उसको देंगे, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको कहती हूँ कि उसने इस पेंसिल को होल्ड करके रखना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो समझ तो जाएगा कि पेंसिल को पकड़ना है और इसको मैंने होल्ड करके रखना है, लेकिन वो मूवमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी
लियन हुई होगी कार्पस कैलोजम के अंदर। जो प्लानिंग करनी होती है एक्शन के लिए वो उसका माइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्पस कैलोजम जो कि ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज हुआ हुआ है। तो इसलिए एप्रैक्सिया के अंदर यही होता है कि वो समझ तो जाते हैं बात जो हम उनको समझाना चाह रहे होते हैं, जो हमने उनको टास्क दिया होता है, लेकिन वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली एप्रैक्सिया ये होता है। ठीक है, देन उन पेशेंट्स के अंदर क्या क्लिनिकली सिम्टम्स आएंगी, उनके बाय मैनुअल टास्क जो हैं वो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोनों हैंड्स को यूज नहीं कर पाएंगे टास्क के अंदर। देन आ जाएगा उन पेशेंट्स के अंदर एबुलिया हो जाएगा। एबुलिया हम कहते हैं कि लॉज ऑफ विल पावर हो जाएगी उन पेशेंट के अंदर, लॉज ऑफ विल पावर। ठीक है, इनकी जो ये वाली जो मूवमेंट्स हैं बाईमैनुअल टास्क एंड एबोलिया वाले जो फंक्शंस है ना, ये ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकलाइज लोकेशन नहीं है इनकी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स के नाम नहीं बता रही जो डैमेज हो रहे हैं। बाईमैनुअल टास्क आ जाते हैं, एबोलिया आ जाता है, देन आ जाता है कॉन्ट्रालेटरल ग्रास्प रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स जो है ना वो भी लॉस हो जाएगा पेशेंट का। तो ये बेसिकली अंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आज हमने डिस्कस की है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी को, और जो बाकी हमारी वैस्कुलर सिंड्रोम्स रह गए उनको भी हम जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।